हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? आई होप यू आर वेरी वेल। टुडे आई एम अबाउट टाइप्स ऑफ फोर्स। जैसा कि हम पिछले वीडियो में हम लोग टाइप्स न्यूटन लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत टाइप्स ऑफ फोर्स बहुत अच्छे से पढ़े। टाइप्स ऑफ फोर्स जनरली कितने होते हैं हम लोग उस पर डिस्कशन कर लिए। तो आज हम लोग देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फोर्स में कांटेक्ट फोर्स, नॉन कांटेक्ट फोर्स, वीक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स, वंडरवाल फोर्स, ये सब का डिस्कस कर लिए। आज हम करेंगे क्या कांटेक्ट फोर्स में टेंशन क्या होता है, नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स क्या होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा जानकारी और हम लेंगे। अभी उसके बाद जब हम लोग इन सब सारी चीजों को जान जाएंगे, उसके बाद फ्री बॉडी डायग्राम के बारे में डिस्कशन होने के बाद तो हम लोग न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस स्टार्ट करेंगे, जो आपके कोर्स से स्टार्ट होता है। लेकिन उसको जानने से पहले ये सब चीजें आपको बहुत ही अच्छे से आना चाहिए, अदरवाइज आप उसमें कंफ्यूज हो जाओगे। फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग जो जितने भी है, जैसे फ्री बॉडी डायग्राम जब हम रिप्रेजेंट करेंगे तो जो ये हम लोग एक्चुअल वो क्या कहते हैं डायग्राम बनाते हैं, उसको हम पॉइंट से डिनोट करेंगे। तो चलिए अभी हम बताते हैं कैसे क्या होता है। लेकिन फिलहाल देखते हैं कि ये हमारा कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत जो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आता है, टेंशन आता है, ये कैसे डिस्क्राइब करते हैं, कैसे इसे फाइंड आउट करते हैं देखते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कांटेक्ट फोर्स। कांटेक्ट फोर्स के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे पहले नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या होता है। नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स आपको ऐसे ही लग रहा होगा। नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स, नॉर्मल मींस होता क्या है? परपेंडिकुलर। नॉर्मल मींस होता क्या है? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। नॉर्मल रिएक्शंस फोर्स क्या होता है? वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, या तुम उसको कह सकते हो परपेंडिकुलर द पॉइंट ऑफ द सरफेस हो जाएगा। क्या होगा? किसी भी सरफेस पर नॉर्मल रिएक्शंस कैसे होगा, देखिए। जैसे अगर कोई ये सरफेस है, इस पर कोई बॉडी रखी हुई है और इसका मास m है। मास m है तो इस पर क्या होगा? एक फोर्स लगेगा, जो वेट होगा इसका वो डाउनवर्ड होगा, mg। एक तो ये लगेगा, और उसके बाद ये मास m इस सतह पर एक फोर्स लगाएगा, जिसे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहेंगे, जो परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा। क्या होगा? परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा। परपेंडिकुलर टू सरफेस, तो कहने का मतलब ये जो मास है ये किस पर लगाएगा? परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये लगाएगा आपका सरफेस पर, मास सरफेस पर लगाएगा। तो एक ये मास लगा रहा है तो सरफेस भी मास पर एक परपेंडिकुलर लगाएगा, वो ये होगा। इसी को नॉर्मल रिएक्शंस कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं n। ये n हुआ n। कहने का मतलब है कि ये जो वेट है, ये मास, ये बॉडी है, इसका जो मास है mg, इसका वेट वो नीचे की तरफ होगा, और मास जो है इस सतह पर लगाएगा, एक बल लगाएगा सतह पर, जिसको नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहेंगे। और फिर ये सतह भी इस द्रव्यमान पर, इस मास पर ऊपर की तरफ लगाएगा, अपवर्ड लगाएगा। ठीक ना? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इसी को कहते हैं। तो अब आइए और हम देखते हैं नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। मान लीजिए जैसे अगर कोई स्फीयर है, स्फीयर ले लेते हैं, इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स देखते हैं क्या होता है। मान लीजिए कोई बॉडी है, ये बॉडी है और इसका मास जो है m है, मास m है, तो क्या होगा? मास है तो अंडर ग्रेविटी की तरह अगर व्यवहार करेगा तो ये क्या होगा? इसका वेट जो होगा वो क्या नीचे की तरफ होगा, क्या होगा? mg होगा। और यह मास जो है, ये मास इस सतह पर लगाएगा फोर्स, और यह सतह भी इस मास पर फोर्स लगाएगा। अगर मान लीजिए हम यहां रख लेते हैं इसको, बॉडी को, m है, तो ये जो इसका क्या होगा? ये मास जो इस पर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगाएगा वो क्या होगा?
ये इस पर लंबवत होगा, इस सतह पर लंबवत, अर्थात ये सेंटर से, अगर लाइक दैट यहाँ सेंटर इसका है तो ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ये हो जाएगा, और ये सतह इस पर लगाएगा, नॉर्मल ये हो गया, ठीक ना। अगर इसी तरीके हम बॉडी को यहाँ रख देते हैं, तब अगर इसका भी हम मास है तो इसका जो नॉर्मल रिएक्शन होगा वो सेंटर टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, लाइक दैट अगर दिस इज अर्थ तो हम कह सकते हैं ये जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ये क्या होगा, सेंटर की तरफ होगा और सेंटर से ही जाएगा, ठीक। और ये सतह जब इस मास पर लगाएगा ये भी परपेंडिकुलर होगा, समझ में आया? तो इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स कहते हैं। अब आता है टेंशन की बात आती है, पहला तो हो गया नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो गया। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जिसको कहते हैं हम, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को क्या कहते हैं, जो हमारा लंबवत जो है प्रतिक्रिया बल लगती है उसको हम कह सकते हैं लंबवत प्रतिक्रिया बल, ठीक ना। अब आता है हम लोग का दूसरा आता है टेंशन, तनाव, जिसको हम लोग कहते हैं तनाव, टेंशन। टेंशन फोर्स क्या होता है, आइए उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। टेंशन फोर्स, टेंशन होता किस में है, स्ट्रिंग में होगा, तार में होगा, और तार अगर किसी बॉडी से वो अगर बंधा हुआ है तभी तनाव होगा। जैसे अगर हम लोग देखते हैं कि कोई एक सतह से एक स्ट्रिंग लगा हुआ है, इससे कोई ऑब्जेक्ट है और इस ऑब्जेक्ट का अगर हम कहते हैं मास m है, ये कोई सरफेस है, तो अब बताइए मास है और ये स्ट्रिंग से लगा हुआ है तो क्या ये नीचे जाएगा ना, इसको नीचे जाना चाहिए, ये नीचे जाएगा लेकिन नहीं जा रहा है, क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग से बंधा हुआ है। तो क्यों नीचे जाएगा, क्योंकि इसके पास एक मास है, द्रव्यमान है, और द्रव्यमान क्या होता है, द्रव्यमान हमेशा अगर कहीं है तो वो ये अगर टंगा हुआ है तो हमेशा इसका भार जो होगा वो कहां जाएगा, डाउनवर्ड्स, नहीं डाउनवर्ड्स तो कहते हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, किधर जाता है, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ, ये होगा टूवर्ड्स टू सेंटर ऑफ अर्थ, सेंटर ऑफ द अर्थ। तो ये नीचे जाएगा तो इसका भार नीचे डाउनवर्ड mg हो गया। तनाव किधर होगा, अब आइए हम लोग टेंशन की बात करते हैं, इसमें टेंशन होगा, लेकिन टेंशन का डायरेक्शन किधर करेंगे, आप जानिए टेंशन हमेशा, टेंशन का डायरेक्शन जो होगा, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम ऑब्जेक्ट और एनी सब्जेक्ट पॉइंट, कोई भी अगर होगा ऑब्जेक्ट होगा या सब्सटेंस होगा वस्तु से दूर की तरफ, अबे, तो टेंशन ये होगा इसका, ये टेंशन का डायरेक्शन ये अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, आप जिस ऑब्जेक्ट से निकालना चाह रहे हो उसी के दूर, उससे दूर हटता हुआ, अर्थात बहुत जगह ऐसे पढ़ाया जाता है, बहुत लोग बताते हैं कि छाता जैसे होता है ना, छाता कॉन्सेप्ट, छाता, अगर कहीं आपको टेंशन का डायरेक्शन दिखाना है तो आप उस ऑब्जेक्ट पर, उस पॉइंट पर, उस मास वाले वस्तु पर आप बैठिए और बाहर की तरफ छाता खोल दीजिए, आप यहां बैठे बाहर की तरफ छाता खोल दिया गया, ये टेंशन हो गया, ठीक। अगर हम इस पर टेंशन की बात करते हैं तो यहां आप बैठिए और आगे छाता खोलोगे तो टेंशन ये हो जाएगा, ठीक। लेकिन अगर कह दो कि इस बीच में टेंशन का डायरेक्शन स्ट्रिंग, द मिड पॉइंट ऑफ द स्ट्रिंग, यू कैन नॉट टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ टेंशन, टेंशन केवल जहां से अटैच होगा, कांटेक्ट ऑफ अ पॉइंट पे हम लोग जो है टेंशन का डायरेक्शन डिस्क्राइब कर सकते हैं, ये बीच में नहीं कर सकते हैं, किधर होगा। लेकिन एक चीज जरूर बता सकते हैं, जो यहां टेंशन लगेगा वो टी ही के बराबर होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग में, समान तार में एक ही टेंशन होगा और
विपरीत जो है तार अगर कोई स्ट्रिंग दूसरा लगा है तो उसमें तनाव अलग होगा। समझ में आया कि नहीं? तो कहने का मतलब जो टी यहां है वही टी यहां भी होगा, लेकिन इसका डायरेक्शंस बीच में मिड पॉइंट में हम लोग डायरेक्शंस नहीं बता सकते हैं। तो ये तनाव हो गया। आइए चलिए और थोड़ा सा देखते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, ये सरफेस है, तो इस पर एक बॉडी है ये जिसका द्रव्यमान m1 है, एक स्ट्रिंग से बंधा हुआ है, एक बॉडी ये है, इसका m2 है, और इसे F4 से पुल किया जा रहा है, खींचा जा रहा है। अब आइए इसमें आप लोग तनाव को, टेंशन को डिस्क्राइब कीजिए। तनाव को इसमें रिप्रेजेंट कीजिए, कैसे होगा तनाव, क्या होगा? टेंशन बताइए। टेंशन, अब जानते हो कि इस बॉडी की बात करें हम तो ये कांटेक्ट पॉइंट ये है, तो अब इसी पर आप बैठिए और छाते का मुंह खोलिए तो क्या हो जाएगा? टेंशन इधर होगा। ठीक, अच्छा ये मान लीजिए हम इसको सपोज दैट टी मानते हैं। अब यहां आइए, एक कांटेक्ट पॉइंट ये है, एक कांटेक्ट पॉइंट ये है, ठीक ना? तो अब यहां, अब इधर बैठोगे तो टेंशन का डायरेक्शन इधर होगा, अब इधर बैठोगे तो टेंशन इधर होगा, ठीक ना? यहां अगर टी है तो ये इसको हम मान लेते हैं T1, क्योंकि क्या है? सेम स्ट्रिंग ऑलवेज सेम टेंशन एंड डिफरेंट, दूसरा अगर आ जाएगा तो वहां टेंशन बदल जाएगा। तो ये टी था इसलिए T1 हो गया, ठीक ना? अब देखिए टेंशन का डायरेक्शन हो गया। अगर हम मान लीजिए, चलिए और एक हम बनाते हैं। देखिए ये कोई सरफेस है, कोई ऑब्जेक्ट है ये। चलिए आप लोग तुरंत इसको बना के बताइए, इसमें टेंशन का, अगर m इसका मास m है तो आप लोग बनाइए इसे, बताइए कैसे टेंशन का डायरेक्शन आप लोग करोगे। तुरंत आप कहोगे कि हम, ये कांटेक्ट पॉइंट है, हम यहां बैठेंगे, छाते को खोलेंगे, टेंशन इधर होगा, और मान लीजिए लाइक लेट अस कंसीडर टेंशन इज टी, एंड इस पर जो हम बैठेंगे छाते का डायरेक्शन इधर होगा, होगा कि नहीं होगा? तो ये आपका टी नहीं होगा, ये मान लीजिए T1 होगा, क्योंकि क्या है? ये दोनों अलग अलग, स्ट्रिंग चेंज तो टेंशन चेंज, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। अगर यहां करोगे तो इधर हो जाएगा, तो ये टी ही होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, और यहां करोगे तो ये किधर होगा? इधर होगा, T1 होगा क्योंकि सेम स्ट्रिंग है, सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, ठीक ना? तो ये आप डिस्क्राइब कर लिए। तो अब हम लोग आते हैं कि नॉर्मल रिएक्शन फोर्स भी देख लिए, टेंशन का डायग्राम देख लिए। चलिए अगर हम कह देते हैं थोड़ा सा और, एक और डायग्राम बना लेते हैं। चलिए यहां ये जरा इस पे डिस्क्राइब कीजिए टेंशन। अगर इसका मास m1 हो और इसका m2 हो तो क्या होगा? अब देखिए ये m1 है तो डायरेक्शन इधर t, इधर क्या होगा? इधर डायरेक्शन, क्योंकि बैठेंगे छाता इधर, इधर t, ये T1 मान लीजिए। अब इस पर क्या होगा? बाहर की तरफ T2 हो गया, इधर क्या होगा? इधर होगा, T2 हो गया। देखिए ये क्या, अगर इस पर बात करेंगे इस सरफेस पे तो इधर T, क्योंकि देखिए सेम स्ट्रिंग T दोनों में टेंशन, और हमेशा टेंशन का डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे हो गया, यहां से अवे T सेम स्ट्रिंग, यहां देखिए T है तो बाहर की तरफ, यहां बैठोगे इधर होगा, दोनों क्या है? T1 क्योंकि सेम स्ट्रिंग, यहां क्या है? सेम स्ट्रिंग T2, ठीक ना? तो अब हमें आशा है कि आप लोग, अगर डायरेक्शंस की बात करता है और अगर कहीं T निकालना होगा तो आप लोग कहीं कंफ्यूज नहीं होंगे। तो आइए हम अब इसी पर, इसके बाद ये जो हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, सब ये वस्तु जो रख रहे हैं, पिंड जो रख रहे हैं, तो अब इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम के अंतर्गत कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा देखते हैं, ठीक ना? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो कहने का मतलब आपका जो नॉर्मल हुआ, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो हो गए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलवेज
क्या होगा, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस। परपेंडिकुलर टू द सरफेस कहने का मतलब नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हमेशा सरफेस के लंबवत होगा। क्या होगा, सरफेस के लंबवत होगा, या ऐसे इन अदर वर्ड्स कह सकते हो, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या होगा, परपेंडिकुलर टू पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां से वो कांटेक्ट हो रहा, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जहां पे वो टच कर रहा, जहां से स्ट्रिंग बंधी हुई है वहां से वो परपेंडिकुलर होगा। क्या होगा, जहां से वो कांटेक्ट कर रहा है। जैसे स्ट्रिंग, मान लीजिए स्ट्रिंग पे तो हम लोग टेंशन दिखाते हैं, लेकिन कोई सतह है, जैसे ये सतह है, तो जहां पे ये कांटेक्ट कर रहा है, ये देखिए ये सतह कांटेक्ट कर रहा है ना, तो ये नॉर्मल रिएक्शन जो होगा, रिएक्शन फोर्स वो परपेंडिकुलर टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा। समझ में आया। अब आता है, ये तो होगा नॉर्मल रिएक्शंस। हम लोग टेंशन भी पढ़ लिए। टेंशन कहते हो, एक आप बताए छाता कॉन्सेप्ट, ये क्या है, छाता ही कॉन्सेप्ट है। छाता खोल दो, जिस बॉडी पे आपको टेंशन देखना है उस पर बैठ के छाता खोल दो, छाते का डायरेक्शन टेंशन का डायरेक्शन होगा। तो कहने का मतलब क्या है, इसको कह सकते हो कि टेंशन रिमेन्स सेम अंटिल स्ट्रिंग रिमेन सेम। क्या होगा, टेंशन, देखिए कहोगे टेंशन बताए ना, एक स्ट्रिंग में, समान स्ट्रिंग में समान तनाव, दूसरा स्ट्रिंग लगा हुआ तो उसमें दूसरा तनाव होगा, ठीक ना। टेंशन रिमेन सेम, टेंशन रिमेन सेम अंटिल string remain same। अगर आपका स्ट्रिंग समान है तो ये आपका समान ही होगा। कहने का मतलब तनाव समान स्ट्रिंग, समान तार, समान धागे में अगर टेंशन देखेंगे तो समान होगा। समझ में आया। तो ये आपका टेंशन हो गया। अब एक छोटा सा आपको एग्जांपल हम देते हैं, जरा इस पे नॉर्मल हमें बताइए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बताइए। कोई आपका ये कोई बॉडी है और ये रेक्टेंगुलर है, ये रखा हुआ है, और एक कोई आपका ये पिलर है, इसके बगल एक पिलर है, और यहाँ पे हमें एक ब्लॉक को इस पर टिकाना है, ये ब्लॉक है, ये ब्लॉक हो गया, ठीक ना। ये आपका सतह है, सतह पे ट्रेंगुलर एक जो है आपका ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, एक बॉडी है मान लीजिए, और ये एक आपका ब्लॉक को आपको इस पे टिकाना है, और ये आपका एक पिलर है। तो आप जरा इस पे बताइए, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को आप लोग ड्रा कीजिए, जल्दी कीजिए। अब देखते हैं, अगर मान लीजिए अगर ये देखिए ये क्या करेगा, ये ब्लॉक इस पर टिका हुआ है, ये ब्लॉक इस पर नॉर्मल रिएक्शंस, क्या लिखे, नॉर्मल रिएक्शन फोर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कहने का मतलब इस पर ये परपेंडिकुलर नॉर्मल ये लगाएगा, ये, ठीक ना। तो कहने का मतलब ये सतह पर लगाएगा और सतह इस पर परपेंडिकुलर लगाएगा, ठीक ना। और ये क्या होगा, ये इस पर भी तो बल लगेगा, इस पर भी नॉर्मल, तो ये परपेंडिकुलर होगा, और ये ब्लॉक जो है इस पर परपेंडिकुलर लगाएगा। एक और है, अगर यहां मान लीजिए अगर इसका मास m है, तो इसका इस रेक्टेंगुलर बॉडी का मास mg नीचे लगेगा, और ये सतह इस पर परपेंडिकुलर लगाएगा। सतह क्या करेगा, परपेंडिकुलर, देखिए ये सतह इस पर परपेंडिकुलर, और m क्या करेगा, सतह पर परपेंडिकुलर लगाएगा। तो अब आशा करते हैं कि हमें ये क्या कहते हैं, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और ये टेंशन अच्छे से आ गया होगा। अब आता है हम लोग का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक ना। तो आता है फ्री बॉडी डायग्राम का जो है हम लोग क्यों बहुत आवश्यकता है, क्योंकि हर क्वेश्चन में हम लोग इस तरीके डायग्राम बनाने
से निजात पाएंगे, छुटकारा पाएंगे, तो उसको वो जान लीजिए एक प्रकार का एजप्शन होगा। एजप्शन मैंने एज्यूम करेंगे, बॉडी को हम पॉइंट ऑफ मास एज्यूम करेंगे, और जिससे हमारा छोटा ये इतना बड़ा डायग्राम बनाने से हम लोग पॉइंट पे हम आ जाएंगे, तो और आसान हो जाता है। इसलिए जो है वो आता है हमारा फ्री बॉडी डायग्राम। आइए अब देखते हैं एफ बी डी क्या होता है। एफ बी डी हम लोग जो है इसको देखें, तो इसका स्क्रीन देखते हैं फ्री बॉडी डायग्राम क्या होता है। फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए किसी न्यूमेरिकल में अगर कोई कार है या कोई बॉडी है, या मान लीजिए कोई पुली से बंदर लटका हुआ है, तो अब बंदर को बनाकर थोड़ी सॉल्व करेंगे, इसलिए फ्री बॉडी डायग्राम की जरूरत होती है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में हमें 3 पॉइंटों की जरूरत होती है जिसे हमें नोटिस करना होगा। जैसे बॉडी जो होगी, जो बॉडी होगी उसको हम लोग मानेंगे पॉइंट मास मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉइंट मास। इसको हम लोग पॉइंट मास मान लेंगे, पॉइंट मास मानेंगे, ठीक ना। उसके बाद ये केवल एज्यूम करने वाली बात है, ये एजम्पशन होगा। क्या है? एजम्पशन ही है। एजम्पशन है, क्योंकि हम न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए जो भी बॉडी होगा उसको हम पॉइंट मास से मानेंगे। सेकेंड पॉइंट आता है, अब सेकेंड पॉइंट आता है कि हमेशा ये देखेंगे कि जो बॉडी के ऊपर लग रहा है, जो बॉडी के ऊपर लग रहा है बल, उसको कंसीडर करेंगे, लेकिन बॉडी के द्वारा जो लगाया जा रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। लाइक दैट वी विल ऑलवेज शो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, नॉट टू बाइट। मतलब उसके द्वारा जो लगाया जा रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो उस पर बल लग रहा है उसी को कंसीडर करेंगे। तो दूसरा पॉइंट इसी को हमें नोट करना है। क्या नोट करना है? वी विल शोज, मतलब हमें मतलब ये लिखेंगे कि हमें उस बल को दिखाना है जो बॉडी पर लग रहा हो, जो बॉडी पर लग रहा हो, बॉडी के द्वारा नहीं, जो मतलब वस्तु बॉडी के द्वारा, जो बल लग रहा है, उसको नहीं दिखाएंगे, उसको हम लोग काट देंगे, उसको नहीं, केवल जो बॉडी पर लग रहा है उसी को हम शो करेंगे। फ्री बॉडी डायग्राम में पहला पॉइंट ये होगा कि बॉडी को हम पॉइंट मास से डिनोट करेंगे, और उसके बाद जो बॉडी पर जो बल लग रहा है उसको हम लोग चेक आउट करेंगे, कंसीडर करेंगे, लेकिन बॉडी के द्वारा जो होगा उसको हम नहीं। तो कहने का मतलब वी विल ऑलवेज शो the force acting on it, मतलब बॉडी पर जो लग रहा है, we will always show the force acting on it, यही शो करेंगे, not to acting by it। कहने का मतलब जो वस्तु द्वारा लगाया जा रहा बल उसको नहीं करेंगे, उसको कंसीडर नहीं करेंगे, लेकिन जो वस्तु पर लग रहा है उसका कंसीडरेशन होगा। समझ में आया? तो 2 पॉइंट हमारे हो गए। तीसरा पॉइंट एक होगा कि किसी वस्तु पर कितने बल लग रहे हैं, किस डायरेक्शंस में लग रहा है, हाउ मेनी फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, तो उसको ऑब्जर्व करने वाला एक होना चाहिए। मतलब कहने का मतलब है ऑब्जर्वर होना चाहिए। तो तीसरा पॉइंट हमारा होगा, क्या होगा? ऑब्जर्वर की बात करेगा। क्या करेगा वो? ऑब्जर्वर होना चाहिए। लेकिन अलग अलग ऑब्जर्वर
अगर देखेगा तो अलग अलग जो है कई फोर्सेस दिखाई पड़ेंगे। हो सकता है हम अगर किसी बॉडी पर देख रहे हो तो उस पर 2 फोर्स लग रहे हैं, कोई दूसरे एंगल से देख रहा हो तो उस पर 3 फोर्स लग रहे हैं। तो हमेशा ऑलरेडी हम लोग जो ऑब्जर्वर की बात करेंगे, मतलब जिसको कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, क्या कहेंगे, इनर्शियल फ्रेम कहेंगे। जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, इनर्शिया पढ़ेंगे, तो पता चलेगा क्या होता है इनर्शियल फ्रेम। मतलब फ्रेम ये ऑब्जर्व करेगा कि हाउ मेनी फोर्सेस एक्ट ऑन द बॉडी ऑन सब्सटेंस, जिस पर भी जो बल लग रहा है ये ऑब्जर्वर ही उसको कंसीडर करेगा। लेकिन हम लोग अमूमन जो है ऑब्जर्वर ग्राउंड को ही मानते हैं, ग्राउंड ही हमारा ऑब्जर्वर होगा, ग्राउंड ऑब्जर्वर। तो ये हो जाएगा ग्राउंड ऑब्जर्वर, ठीक ना। तो ये हो गया फ्री बॉडी डायग्राम में क्या पॉइंट हमें चाहिए बनाने के लिए। और फ्री बॉडी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ज्यादा जरूरी है आगे हमें पढ़ने के लिए, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। तो हम 3 पॉइंट चेक आउट किए। क्या किए, बॉडी जो होगा वो पॉइंट मास से हम लोग डिनोट करेंगे, दिस इज अजम्पशन, ये हमारे द्वारा एज्यूम किया गया कि कंसीडर कर लिया गया। और दूसरा, हमें उस बल को दिखाना है, उस बल को कंसीडर करेंगे जो बॉडी पर लग रहा है, जो वस्तु पर लग रहा है, जो पिंड पर लग रहा है, उसको कंसीडर करेंगे, ना कि पिंड द्वारा किसी सतह पर या किसी अन्य चीजों पर लगाया जा रहा है, उसको नहीं करेंगे। ये लिखा है, हमें उस बल को दिखाना है जो बॉडी पर लग रहा हो, बॉडी के द्वारा जो बल लग रहा है उसको हम लोग नहीं करेंगे, उसको क्रॉस कर दिए, ठीक। तो फिर उसी का देखिए, वी विल ऑलवेज शोज द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, जो बॉडी पर लग रहा है उसी को शो करेंगे फ्री बॉडी डायग्राम में, और जो बॉडी द्वारा लगाया जा रहा है उसको हम लोग शो नहीं करेंगे। चलिए आइए कुछ हम लोग जो है एग्जांपल लेते हैं कि फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनाया जाता है। सपोज दैट, मान लीजिए अगर कोई ये सतह है, इससे कोई स्ट्रिंग लगी हुई है, तार से बंधा हुआ है, एक ये आपका ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है, ठीक ना। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि इसका फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, ठीक ना। तो अब हम इसको अगर बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे, देखिए बहुत इजी है। आप लोग जानते हो कि मास है, तो मास है तो इसका वेट अपवर्ड डाउनवर्ड होगा कि नहीं होगा, वर्टिकली डाउनवर्ड हुआ, वर्टिकली डाउनवर्ड mg हुआ। अब चलिए, और ये स्ट्रिंग है तो इस पर क्या होगा, टेंशन होगा, टेंशन होगा। और टेंशन ऑलवेज कहते हो अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, मतलब किसी भी पॉइंट पर, कांटेक्ट पॉइंट पर अगर हम लोग टेंशन की बात करते हैं तो बताए थे पिछले वीडियो में कि अगर आपको कुछ नहीं आ रहा है तो उस बॉडी के पर बैठ जाओ और छाते को खोल दो। छाता कॉन्सेप्ट जो बहुत पॉपुलर है, सामान्य तौर पे बच्चे ही याद करते हैं कि अगर यहाँ दिखाना है, इस स्ट्रिंग में दिखाना है तो हम क्या करेंगे, छाते को ऐसे खोल देंगे, ये हमारा टेंशन हो गया, अर्थात ये टी हो गया, ठीक ना। तो अब देखिए इसको हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए। तो m, ये देखिए m मान लीजिए इसका मास है, तो क्या होगा, ये आपका mg नीचे हो जाएगा और ये टेंशन ऊपर हो जाएगा। फ्री बॉडी डायग्राम कंप्लीट हो गया, समझ में आया। चलिए अच्छा, अब दूसरा एक और ले लेते हैं। मान लीजिए कोई सरफेस है, ऐसे सरफेस है, इस पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, बॉडी रखी हुई है, जिसका हम मान लेते हैं कि ये 5 kg है, सपोज दैट ये 5 kg है। चलिए आप लोग तुरंत बनाइए, इसे बनाइए, इसका बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम कैसे होगा। देखिए फ्री बॉडी डायग्राम, एक तो आप जानते हो mg मतलब 5g, 5 नीचे होगा, और ये जो मास है इस सतह पर लगाएगा, एक फोर्स सतह पर लगाएगा, तो ये क्या होगा, ये लग गया, और सतह ऊपर क्या लगाएगा, रिएक्शंस, नॉर्मल रिएक्शंस, ये नॉर्मल इधर लगाया, ये नॉर्मल इधर लगा दिया। अब बताइए इसमें किन चीजों को हम कंसीडर करेंगे, किसको छोड़ देंगे। अब ये हमारा जो मेन है कि हमें बॉडी को पॉइंट मास से, चलिए तो ये बॉडी जो है 5 किलोग्राम को हम पॉइंट मास, यहां देखिए 5 किलोग्राम को रिप्रेजेंट कर दिए। फिर दूसरी बात आती है, हमें उस बल को दिखाना है जो बॉडी पर लग रहा है, ना कि जो बॉडी लगा रहा है। बॉडी पर कौन बल लग रहा है, देखिए बॉडी पर एक तो ये लग रहा है वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड है, एक और लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो
वर्टिकली अपवर्ड लग रहा है, एक बॉडी भी सरफेस पर लगा रहा है। देखिए एक बॉडी, ये मास भी इस सतह पर लगा रहा है, तो लेकिन ये बॉडी द्वारा है, हमें बॉडी द्वारा जो लगा रहा है उसको हम छोड़ेंगे, ठीक है। बॉडी द्वारा जो लगाया जा रहा है उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो कहने का मतलब इस नॉर्मल को हम लोग नहीं काउंट करेंगे, केवल ये और ये। तो देखिए पहला स्टेप हमने कंसीडर कर लिया, एज्यूम कर लिया पॉइंट मास से, फिर उसके बाद ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, वेट 5g, ठीक, और नॉर्मल आपका ऊपर, ठीक, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, और ये वाला इसको हम छोड़ देंगे क्योंकि दिस इज अ एक्टिंग बाय द बॉडी है, ये क्या है, बॉडी के द्वारा लगाया जा रहा है। तो फ्री बॉडी डायग्राम में देखिए अब आप लोग अगर क्वेश्चन हल करते तो अब इस ये देखिए कितना इजी हो गया इसको हल। अगर हम कहते हैं कि द होल सिस्टम एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है, अगर ये साम्यावस्था में है, तो कहने का मतलब इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, कुछ मूवमेंट नहीं होता, एट इक्विलिब्रियम अगर है तो। इक्विलिब्रियम में है अगर, तो ये क्या होगा, तो ये दोनों क्या, इसको हम कैसे लिखेंगे, एट इक्विलिब्रियम में लिखेंगे 5g, ये n इक्वल टू 5g। अगर n की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो हमारा n इक्वल टू कितना आ गया, 5g। अगर आपको दिया गया है कि g इक्वल टू 10, तो n नॉर्मल रिएक्शन फोर आपका आ गया 5 इंटू 10 इक्वल टू 50 आ गया, क्या आ गया, n इक्वल टू 50, ठीक ना। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स हो तो फोर्स किसमें होता है, न्यूटन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो ये कितना हमें कितना जो है सरल बना दे रहा क्वेश्चन को। तो फ्री बॉडी डायग्राम का जो आप लोग जो है एडवांटेज देख लिए कि अगर फ्री बॉडी डायग्राम न होता तो हम लोग इसको कैसे कंसीडर करते। इसमें तो दो चीजें लग रही हैं, दो नॉर्मल लग रहे हैं, एक ऊपर एक नीचे, तो किसको हम रिमूव करते, किसको हम जो है लेते। तो हमारा फ्री बॉडी डायग्राम का कॉन्सेप्ट कहता है कि बॉडी को आप पॉइंट मास से, फिर उसके बाद हमें उस बल को दिखाना है, वी विल ऑलवेज शो द फोर्स एक्टिंग ऑन इट, मतलब बॉडी पर जो एक्ट हो रहा है उसको लेंगे, ना कि एक्टिंग बाय द बॉडी। अगर बॉडी द्वारा हो रहा है तो उसको हम लोग छोड़ देंगे, ठीक ना। तो आइए और हम लोग आगे देखते हैं। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। तो आइए देखते हैं दूसरा, अगर कोई इंक्लाइंड प्लेन पे है, मान लीजिए सपोज दैट अगर ये आपका इंक्लाइनेशन पे है, ये कोई बॉडी रखी हुई है, ये अगर इसका जो है मास अगर हम कहते हैं कि 2 kg है, तो जरा इसका फ्री बॉडी डायग्राम आप लोग बनाइए। तो आप लोग जानते हो कि इसका जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब 2g नीचे की तरफ। अब ये मास इस सरफेस पर भी, इस सतह पर भी लगाएगा, और सतह नॉर्मल रिएक्शंस मास पर अर्थात बॉडी पर लगाएगा। तो एक तो नॉर्मल रिएक्शंस ऊपर वर्टिकली, इससे क्या होगा, लंबवत होगा, ये नॉर्मल रिएक्शन, और ये मास इस पर भी तो लगाएगा, इस सतह पर भी तो लगाएगा नॉर्मल। लेकिन फ्री बॉडी डायग्राम अगर हम लोग बनाएंगे तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम 2 kg का बना रहे हैं हम लोग, एक इसका वर्टिकली डाउनवर्ड 2g हुआ, एक नॉर्मल रिएक्शन जो तुम्हारा है ये कैसे लग रहा है, इधर लग रहा है ऐसे n, ठीक ना। अब इसको हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये वस्तु द्वारा, बॉडी द्वारा सरफेस पर लगाया जा रहा है, जो कि कहता है कि जो बॉडी द्वारा लगाया जाएगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। देखिए हमारा फ्री बॉडी डायग्राम हो गया कि नहीं हो गया। तो आइए और हम लोग एक देखते हैं, पुली का देख लेते हैं। आप लोग पुली का देखिए कैसे होता है। मान लीजिए सपोज दैट ये आपका कोई सरफेस है, इससे एक पुली बंधी हुई है, ये पुली है और पुली बंधा हुआ है, इस पर एक स्ट्रिंग से ठीक, अगर यहाँ हमारा जो है M1 कह दिया जाए, ये M2 कह दिया जाए, ठीक। अब इस पर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाइए। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने से पहले आप लोग ये बताओ कि अगर हम इसकी बात करें तो इस ऑब्जेक्ट की बात करें, तो यह जो M1 है इसका
वेट नीचे की तरफ m1g, और इसका भी देखिए m2g नीचे की तरफ। अब यहाँ क्या होगा, टेंशन आवेद ऑब्जेक्ट, मतलब यहाँ छाता ऐसे खोल दो, इधर हो गया, इधर हो गया, ये टी हो गया, ये टी। अब ये टी दोनों क्यों है? ये टी तभी संभव होंगे कि हमने बताया है कि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन। अगर डिफरेंट दूसरा कोई स्ट्रिंग होगा तो उसमें अलग टेंशन होगा। अगर ये तब टी दोनों बराबर होगा जब पुली हमारा ये पी, ये क्या होगा, पी ये मासलेस होगा, मतलब ये इसका मास नहीं होगा, मासलेस, तभी ये दोनों स्ट्रिंग सेम होंगे, ठीक ना। फ्रिक्शनलेस होना चाहिए, फ्रिक्शनलेस, ठीक। तो ये तुम्हारा टी दोनों बराबर, तो ये तुम्हारा ये स्ट्रिंग सेम माना जाएगा, ठीक। और एक चीज देख लीजिए, ये पुली है तो इधर भी एक टेंशन होगा, यहाँ टेंशन हम इसको T1 मान लेंगे क्योंकि ये दूसरा स्ट्रिंग है, ये अलग स्ट्रिंग एक सेम स्ट्रिंग, दोनों में टेंशन बराबर, ये अलग स्ट्रिंग, ठीक। आइए अब इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम कैसे बनेगा, पहले इसका देखिए M1 का, M1 को हम लोग बनाएंगे, M1 हो गया। M1 को बनाने के लिए क्या करेंगे, M1G नीचे और इसका T ऊपर, बन गया। M2 का भी ऐसे, M2 का M2G नीचे और T ऊपर। अब देखिए यहां अगर P का हम P की अगर फ्री बॉडी डायग्राम बनाए तो क्या होगा, P का पुली का, देखिए कह रहे हो पुली आप मासलेस है तो इसमें तो वेट इसका होगा नहीं क्योंकि इसमें मास है ही नहीं है केवल। अब देखिए इस पर पुली पर दो बल लग रहे हैं, पुली पर देखिए, अब यहाँ आप इस साइड पुली पर बैठ जाओगे तो क्या होगा, जो आप सेम स्ट्रिंग है इधर पुली पर बैठोगे तो छाता खोलोगे किधर आएगा, इधर ना, ये, और इधर छाता खोलोगे तो इधर, तो पुली पर कितना लग रहा है, एक टी लग रहा है इधर, एक टी लग रहा है इधर। देखिए ये टी ये हुआ, क्योंकि ये स्ट्रिंग क्या है, अगर आपका पुली मासलेस है, फ्रिक्शनलेस है तो ये सेम स्ट्रिंग होगा और सेम स्ट्रिंग में सेम टेंशन था, टी सब टी बराबर होंगे, ठीक ना। अब एक ये ऊपर पुली जहां से बंधी हुई है, हुक की गई है, तो उसका T1 हो जाएगा, तो एक इस पर ऊपर क्या लग रहा है, T1 लग रहा है, ठीक ना। तो ये देखिए आप फ्री बॉडी डायग्राम बना लिए। तो अब किसी भी कोई भी न्यूमेरिकल्स होगा तो फ्री बॉडी डायग्राम में कोई दिक्कत नहीं होगी, बशर्ते ही आपको ये याद रखना होगा कि जो बॉडी दी जाएगी उसको मास पॉइंट करेंगे कंसीडर, और जो बस आएगी बॉडी वो नहीं कंसीडर करेंगे, बॉडी पर जो लगेगा उस बल को कंसीडर करेंगे। अब इसी के जो है सहायता से हम लोग आगे न्यूमेरिकल्स हल करेंगे। अब आता है हम लोग जो आता है ये फ्री बॉडी डायग्राम के बाद न्यूटन लॉज में फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ाएंगे, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग न्यूटन महोदय ने बताया कि किसी वस्तु पर लगने वाले समस्त बलों का योग जो है जीरो होता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अंतर्गत बताते हैं कि किसी बॉडी पर जो नेट फोर्स अगर जीरो होता है तो लाइक दैट अगर तुम कह सकते हो कि वो इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में। किसमें है, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में होगा, साम्य अवस्था में। साम्य अवस्था अर्थात इसमें कोई मोशन नहीं हो रहा होगा। जब इस पर जितने भी फोर्स लग रहे हैं, जितने भी फोर्स इस पर एक्ट हो रहे हैं, उनका योग कह सकते हो कि अगर इस पर जितने भी बल लग रहे हैं, लाइक दैट मान लीजिए F1, अगर F1 लग रहा है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4, अगर इनका योग जीरो है तो ये क्या है, अगर इस पर जो बल लग रहा है वो सबका योग जीरो है, अर्थात नेट फोर्स जीरो हो गया, तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन भी ऑलवेज जीरो ही होगा। क्या होगा, एक्सीलरेशन जीरो होगा। तो अगर फोर्स जीरो है तो इसका एक्सीलरेशन जीरो है, तो अगर एक्सीलरेशन जीरो है तो कह सकते हो कि बॉडी में कोई जो है
स्टेट में, इसके बॉडी के स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। कहने का मतलब है कि इसके स्टेट में, इसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, स्टेट में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। नहीं होगा। आप खुद ही समझ सकते हो कि अगर इस वस्तु पर, किसी भी बॉडी पर अगर जितने भी फोर्स लग रहे हो उनका योग 0 हो जाए तो उनका एक्सीलरेशन भी 0 होगा, अर्थात वह इसके अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यही हमारा इनर्शिया का भी नियम है। लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है कि जब कोई बॉडी रेस्ट में होती है तो वह रेस्ट ही रहना चाहती है, और जब कोई बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक कि कोई उस पर बाहरी बल ना लग रहा हो। तो अगर ये बाहरी बल ना लग रहा हो तब वो क्या कहते हैं, अपने ही अवस्था में रहता है। जैसे हम जब बढ़ रहे हैं आगे, कहीं मान लीजिए किसी बस में बैठे हैं और बस आगे बढ़ रही है, बस आगे मोशन में जा रहा है, हमारी बॉडी भी बस के साथ जा रही है। अगर बस जो है एक ब्रेक लगा देता है, ड्राइवर ब्रेक लगाया, बस रुक गया, तो लेकिन हमारी बॉडी क्या चाहेगी कि हम आगे ही जाएं, क्योंकि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ये कहता है कि अगर हम मोशन में है तो हमारी बॉडी हमेशा ऑलवेज यही चाहेगी, यही इसका वांट होगा कि हम ऑलवेज मोशन में ही रहें। अर्थात अगर हम चल रहे हैं तो चलते ही रहें, और बस एक रुक गया तो बॉडी हमारी आगे ही जाएगी, इसलिए हम लोग आगे की तरफ झुक जाते हैं। सेम इसी कंडीशन, यही कंडीशन जब हम लोग कहीं गाड़ी रुकी हुई है, किसी भी व्हीकल्स में है, लाइक दैट, अगर मान लीजिए कार में है या वो जो है किसी भी उस पर सवारी कर रहे हैं और एकाएक कोई स्टार्ट होकर आगे बढ़ने लगता है, तो हमारी शरीर चाहती है, हमारी बॉडी चाहती है कि हम रेस्ट पर ही रहें और अपने स्थान को ही ग्रहण किए रहें, अर्थात हम जहां पे थे वहीं पे रहें। और वो आगे बढ़ गया, गाड़ी आगे बढ़ गई, तो हमारी शरीर चाहेगी कि हम अपने पीछे वाले स्थान को ग्रहण करें जहां पे थे, तो इसलिए हम लोग पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो कहने का मतलब है कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी यही कहता है, और फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब कोई बॉडी मोशन में होती है तो ऑलवेज वांट इन मोशन, वो हमेशा चाहती है कि हम मोशन में ही रहे, एट रेस्ट पे रहे तो या तो रेस्ट पे ही रहे जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो न्यूटन महोदय के अकॉर्डिंग ये पता चला कि अगर किसी भी बॉडी पर एफ नेट जो है आपका 0 हो जाए तो एक्सीलरेशन भी 0 होगा, अर्थात एक्सीलरेशन 0 होने का मतलब ये हुआ कि स्टेट में, उसकी अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, अवस्था में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसकी पोजीशन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ये न्यूटन महोदय ने बताया। यही आपका न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, इसी को लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, ठीक ना। तो अच्छा, लेकिन अगर ये आप कह दिए कि ए नेट अगर एक्सीलरेशन 0 हो गया तो कहने का मतलब है कि ये अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर गतिमान है, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा। और कोई बॉडी अगर मोशन में है, अगर वो मूवमेंट कर रहा है, कोई मान लीजिए बॉडी मूवमेंट कर रही है, ये बॉडी मूव कर रही है तो ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी, कांस्टेंट वेलोसिटी से। वेलोसिटी का क्या होगा, वेलोसिटी का कांस्टेंट होगा, वेलोसिटी कांस्टेंट होगा। अगर आपका एक्सीलरेशन कह रहा है 0 है, कहने का मतलब है इन्होंने बताया कि अगर किसी भी बॉडी पर नेट फोर्स 0 हो जाए तो उसका एक्सीलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सीलरेशन एट लास्ट कह सकते हो कि इक्विलिब्रियम में है तो a = 0 हो गया। लेकिन अगर कहीं भी एक्सीलरेशन 0 है तो कहने का मतलब है अगर वो गतिमान है तो कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिमान होगा। किससे? कांस्टेंट वेलोसिटी से गतिमान होगा। अचर जो होगा उसका कांस्टेंट हो जाएगा, वेरी नहीं करेगा, ठीक ना। तो ये आपका हो गया कांस्टेंट वेलोसिटी से चलेगा, तो ये हो जाएगा F net = 0। तो ये आपका क्लियर हो गया कि किसी भी वस्तु पर, किसी भी बॉडी पर जब नेट फोर्स 0 होता है तो आपका एक्सीलरेशन भी 0 हो जाता है।
एक्सीलरेशन जीरो होने का मतलब है कि अगर बॉडी हमारा जो है मूव कर रहा है तो मूव करेगा, लेकिन वेलोसिटी हमारा वेरी नहीं करेगा, क्योंकि बिना एक्सीलरेशन के वेलोसिटी में चेंजिंग नहीं होगा, ना तो डायरेक्शन चेंज होगा। कहने का मतलब जो हमारा v है वेलोसिटी इसमें चेंजिंग, इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, नो चेंजिंग, चेंजिंग नहीं होगा। इसका डायरेक्शंस भी नहीं चेंज होगा, डायरेक्शंस भी नहीं चेंज होगा। कहने का मतलब है कि जब न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग कोई चीज गतिमान है तो गतिमान ही रहेगी, उसके ना तो डायरेक्शंस में चेंज होगा, ना तो उसकी वेलोसिटी में कोई परिवर्तन होगा, क्योंकि क्या है, ए नेट माने एक्सीलरेशन उसका जीरो है। ठीक, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगी, मोशन में है तो मोशन में रहेगी, यही लॉ ऑफ इनर्शिया भी है। ठीक ना। आइए अब इसी पर हम लोग न्यूमेरिकल्स थोड़ा सा लगाते हैं, इसके अकॉर्डिंग जो है न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के अकॉर्डिंग लगाते हैं। तो एक लाइन ये भी लिख लीजिए, लिखिए कि इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लिखा देते हैं। तो इसको थोड़ा सा हम करते हैं, लिखते हैं, क्या लिखेंगे, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी एट रेस्ट, जब बॉडी रेस्ट पर होगा ये हमेशा चाहेगा विल रिमेन इन रेस्ट। बॉडी जब रेस्ट पर होगा तो हमेशा चाहेगा कि वो हम रेस्ट में ही रहें। यदि अगर बॉडी एट मोशन, अगर बॉडी मोशन में होगा तो ये क्या होगा, विल रिमेन इन मोशन। जब क्या होगा, ये हमेशा जब रेस्ट पे होगा तो रेस्ट पे ही रहना चाहेगा, अगर ये मोशन में होगा तो मोशन में रहना, जब तक इस पर कोई बाहरी एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना किया जाए तो नो चेंजिंग, इसमें चेंजिंग नहीं होगा। ठीक ना। तो आइए अब हम लोग जो है इसके न्यूमेरिकल्स, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। ठीक ना। तो आइए देखते हैं, हम क्वेश्चन देखते हैं। कोई मान लीजिए सरफेस है, ये इस सरफेस से दो ऑब्जेक्ट लटकाए जा रहे हैं। जैसे देखिए, एक स्ट्रिंग से एक कोई ऑब्जेक्ट ये आपका लटका हुआ है, और इसी से दूसरा। ठीक, अगर हम इसका जो है, इसका मास हम मान लेते हैं 5 kg और इसका हम मान लेते हैं 2 kg। ठीक, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इन बोथ स्ट्रिंग, बोथ स्ट्रिंग मतलब दोनों तार, देखिए दो स्ट्रिंग लगे हुए, एक ये है एक ये है, दोनों में तनाव क्या होगा, टेंशन क्या होगा। फाइंड द वैल्यू ऑफ टी इन बोथ स्ट्रिंग। एक कंडीशन दिया गया है, एक कंडीशन आपके पास क्या है, एक एट इक्विलिब्रियम, ये आपका कंडीशन दिया गया है, कंडीशन यहां दे दिया गया। अगर कंडीशन ना दिया होता, अगर मोशन में होता तो आप लोग नहीं लगा सकते, यहां कंडीशन दिया हुआ है। कंडीशन क्या है, इक्विलिब्रियम में है, ये इक्विलिब्रियम किस पर है, साम्य अवस्था में, इक्विलिब्रियम में है। तो अब हम आइए देखते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में दोनों स्ट्रिंग में तनाव कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसमें देखिए टेंशन का डायरेक्शन आपको खूब अच्छे से पढ़ाया गया है कि टेंशन का डायरेक्शन क्या होगा। आप इस बॉडी की बात करेंगे तो इसका तो 2 kg है, तो एक इसका भार जो वेट होगा वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, अर्थात ये आपका वर्टिकली डाउनवर्ड। इसको क्या लिखेंगे, 2g, क्या हो जाएगा 2g। भार क्या होता है, वेट क्या होता है, वेट आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं ना, वेट mg, अर्थात मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो यहां मास क्या है 2 kg, तो 2g हो गया। अच्छा, अब इस पर अगर हम लोग ड्रा करें टेंशन, तो आपको बताया गया है ना, टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम द बॉडी, अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, अवे फ्रॉम द पॉइंट। तो ये क्या होगा, कांटेक्ट पॉइंट से अवे होगा ना, टेंशन यहां होगा, तो ये T हो गया।
हम इसको मान लीजिए T1 मान लेते हैं। ठीक, अब इस बॉडी की बात करें, अब अवे फ्रॉम क्या होगा, यहां बैठोगे छाता इधर खोलोगे, तो छाता खोल दिए तो देखिए टेंशन इधर हो गया। क्या इसका मान T1 नहीं होगा? होगा, क्योंकि सेम स्ट्रिंग सेम टेंशन, तो ये हो जाएगा T1। अब इस पर आइए, इस पर हमारा टेंशन इधर, क्या T1 ही होगा? नो, T1 नहीं होगा, क्योंकि ये दूसरा स्ट्रिंग है और दूसरे स्ट्रिंग के लिए तनाव दूसरा, अर्थात इसको हम T2 मान लेते हैं। ठीक, अब आइए, ये हो गया। अगर यहां की बात करते हैं तो अगर ये भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, T2 ही होगा। ठीक ना, चलिए ये तो हो गया हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया। आइए अब इस पर हम बताए हैं फ्री बॉडी डायग्राम का जो है क्यों जरूरत लगेगा, कैसे कॉन्सेप्ट देखिए क्लियर होगा। आप लोग इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम भी बनाना चाहे तो बना सकते हैं। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए क्या होगा, इसके लिए क्या होगा, जब देखिए इसका 2 kg, अगर 2 kg है, 2 kg के लिए क्या होगा, एक तो नीचे लग रहा है, एक नीचे लग रहा है 2g लग रहा है, और फिर उसके बाद ऊपर T1 लग रहा है। ये देखिए T1, ये तो हो गया इसके लिए। ठीक, और 5 kg के लिए देखिए, 5 kg के लिए भी बना लो। 5 kg के लिए एक टेंशन T1 नीचे लग रहा है, ये T1 हो गया, और ऊपर क्या लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है, T2 लग रहा है। ठीक, ये 5 के लिए हो गया। ठीक ना, और इसका एक भार नीचे की तरफ होगा कि नहीं होगा, इसका भार भी तो नीचे होगा 5 का, तो ये 5g। ठीक ना, देखिए तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम हो गया। अब इसके आधार पे हम लोग कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ T इन बोथ स्ट्रिंग, दोनों स्ट्रिंग में हम लोग निकालेंगे। ठीक ना, तो देखिए फ्री बॉडी डायग्राम भी बन गया है। तो आइए इधर देखते हैं हम लोग 2 kg के लिए हम लोग देखें कि अगर कह रहा है कंडीशन एट इक्विलिब्रियम, इसका मतलब अगर ये साम्य अवस्था में है, ये कोई मोशन इसमें नहीं हो रहा है, तो इसको कौन बैलेंस कर रहा है, 2g बराबर T1, अर्थात ये क्या हो जाएगा, T1 इक्वल टू 2g। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में दिया है g इक्वल टू 10, g इक्वल टू जो दिया रहेगा 9.8 दिया तो 9.8 रखेंगे, अगर केवल 10 दिया है तो 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 अर्थात 20 न्यूटन आ गया। T1 आपको पता हो गया। अब इसकी बारी आती है, यहां देखिए आप एट इक्विलिब्रियम, अगर इक्विलिब्रियम में है, साम्य अवस्था में है, कोई मोशन नहीं हो रहा है, कोई चीज ऊपर नीचे नहीं जा रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों इसके बराबर हैं, अर्थात कहने का मतलब T2 जो लग रहा है इन दोनों के बैलेंस में, इन दोनों के बराबर। अगर ये दोनों ज्यादा होता तो कहां साम्य अवस्था में होता, ये दोनों ज्यादा होते 5g T1 नीचे लग रहे हैं वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इसको नीचे ले आता, लेकिन कह रहा है साम्य अवस्था में है, कहने का मतलब ये फिक्स हो गए हैं, नो चेंजिंग है। तो अब क्या करेंगे, T2 इक्वल टू 5g प्लस T1, यही होगा ना। अगर एट इक्विलिब्रियम में है तो दोनों बैलेंस किए हैं, ये जो बल लग रहा है इस बल के बराबर है, अगर ये बल ज्यादा होता तो इसको नीचे ले आता, ये बल ज्यादा होता तो इसको ऊपर ले जाता, तो हम इसको इक्विलिब्रियम कह ही नहीं सकते थे, लेकिन कंडीशन दिया है एट इक्विलिब्रियम है ये, तो कहने का मतलब है T2 बराबर 5g प्लस T1, और T1 की वैल्यू आप लोग जानते हो क्या निकाले हो, T1 इक्वल टू 20 न्यूटन है, और 5g क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाई 10 और प्लस T1 का मान 20, तो ये हो जाएगा 50 प्लस 20 इक्वल टू कितना आ गया 70। T2 निकल गया कि नहीं निकल गया, ये देखिए T2 निकल गया इतना न्यूटन, और ये T1 निकल गया। तो T1 क्या है, इस स्ट्रिंग में है, तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ T इन बोथ स्ट्रिंग, तो पहले स्ट्रिंग के लिए क्या है T1 निकल गया और ये T2 निकल गया, समझ में आया। अब दोनों अलग अलग क्यों हैं, अब जरा देख लीजिए, T1 इस पर लग रहा है, ये तार है, ये स्ट्रिंग है, केवल इस पिंड को खींचे हुए हैं, इस पिंड को अपने बंधे हुए हैं, लटकाए हुए, और ये वाला देखिए T2 क्या है, इसको दोनों के लिए, इसलिए T2 का मान ज्यादा आया, ये ज्यादा बल लग रहा है, इस पर 2 पिंड लगे हुए हैं और इस तार में केवल 1 पिंड लगे हुए हैं, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो अगर T1 की बात करें, T2 की बात करें, तो T1 लेस है और T2 ज्यादा, क्योंकि ये जो तार है ये 2 बॉडी को अपने आप को लटके अपने पास लटकाए हुए हैं, 2 बॉडी का भार सह रहा है, और ये केवल 1 बॉडी का, इसलिए T1 क्या है कम न्यूटन का है और ये ज्यादा न्यूटन का। ठीक, लेकिन अगर तुमसे कह दिया जाए कि इस पॉइंट पर आप जो है टेंशन का डायरेक्शन बताइए,
तो आप नहीं बता सकते हो, क्योंकि टेंशन का डायरेक्शन जो होता है रिफरेंस किसके, ऑब्जेक्ट के रिफरेंस में बताया जा सकता है, मिड पॉइंट पे नहीं होता है। ये टेंशन जो है वो ऑब्जेक्ट या पिंड जो बॉडी होती है उसके रिफरेंस में ही बताया जा सकता है। समझ में आया? तो ये क्वेश्चन आपका सरल सॉल्व हो गया, ठीक ना। कोई इसमें कोई डाउट हो तो बताइए आप, अगर कोई डाउट होगा तो फिर उसको कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।